नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम एक ऐसे युद्ध की बात करेंगे जिस युद्ध के बाद भारतीय इतिहास की जो दशा है वह पूरी तरह से बदल गई। इस युद्ध का जो घटनाक्रम है वह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में भी आपसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जब मुगल साम्राज्य से संबंधित और उनकी व्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और उसमें सबसे पहले जब यह पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और क्यों उस समय जो राजपूत हैं उन्होंने मुगलों की साम्राज्य स्थापना को रोका नहीं, और उस समय के जो राजपूत हैं उनमें आपसी बैर भाव क्यों था, यह सारे टॉपिक जब एक साथ आपसे पूछे जाएंगे या इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में आज हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे कि राजपूतों की जो योजना थी वह क्यों फेल कर गई और राजपूत क्यों आपस में लड़ रहे थे। जब हम राजपूतों की योजना की बात कर रहे हैं तो यहाँ बात है राणा सांगा की। तो क्यों वह योजना फेल हुई और कैसे इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें भारतीय इतिहास के एक प्रमुख युद्ध के विषय में। इस युद्ध को कहते हैं खतौली का युद्ध। कुछ जगहों पर आपको नाम मिलेगा घटौली का युद्ध, तो दोनों एक ही नाम है। हालांकि जो यह खटौली का युद्ध है एक आपको और मिलेगा जब राजपूतों का आपस में युद्ध होगा, वहां पर भी इस नाम से आपको एक युद्ध मिलेगा। लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं खतौली के युद्ध की, जो युद्ध हुआ राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। हालांकि यह युद्ध राणा सांगा जीतते हैं, लेकिन जीतने के बावजूद भी जो राणा सांगा का प्लान था वह फेल कर जाता है और अंततः मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हो जाती है। तो खतौली का यह युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और जो मेवाड़ के राजा हैं राणा सांगा, उनके बीच यह युद्ध लड़ा गया। कारण क्या युद्ध का? राजनीतिक प्रभुत्व हमको सबसे पहला कारण दिखता है, यानी कि जो आपका दिल्ली सल्तनत वह अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था, वहीं जो राजपूत हैं वह भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और राजपूतों को उस समय लीड कर रहे थे राणा सांगा। यानी राजपूतों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली उस समय राणा सांगा थे। तो राणा सांगा भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। तो दोनों के जो क्षेत्र हैं वह आपस में ओवरलैप की सिचुएशन में आ गए। अब युद्ध होना जरूरी हो गया। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच यह युद्ध प्रारंभ होता है। राणा सांगा बहुत ताकतवर थे उस समय और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर जब एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया जा रहा था तो यह युद्ध हो गया। युद्ध का स्थान क्या है? यह राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है वहां पर जो घटोली है वहीं पर यह युद्ध हुआ था और इसीलिए इसे घटोली के युद्ध के नाम से जानते हैं। परिणाम क्या हुआ युद्ध का? राणा सांगा इस युद्ध को जीत गए। यह बड़ी बात नहीं थी कि राणा सांगा युद्ध को जीत गए, लेकिन युद्ध के बाद का जो घटनाक्रम है और जो विचारधारा है इस युद्ध के पीछे वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे। तो राणा सांगा युद्ध को जीतते हैं और जो इब्राहिम लोदी की सेना है उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। इब्राहिम लोदी की सेना इस युद्ध के मैदान से भाग खड़ी होती है और राणा सांगा इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद जो राणा सांगा है उनकी प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में फैल जाती है कि राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान की सेना को हराया है, यानी दिल्ली सल्तनत को पराजित करने का प्रयास किया है। अभी आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो यह घटौली का युद्ध हो रहा है यह राजस्थान के क्षेत्र में हो रहा है। मतलब राजस्थान में इब्राहिम लोदी की सेना हारेगी, यानी दिल्ली सल्तनत राजस्थान में हारेगी, लेकिन दिल्ली सल्तनत अभी भी इनके कंट्रोल में रहेगा। मतलब सेना तो हारेगी राजस्थान में और सल्तनत अभी भी इनके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में यह बात फैल गई कि राणा सांगा ही वह व्यक्ति हैं जो दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके राजपूताना व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं उत्तर भारत में या फिर दिल्ली सल्तनत पे। तो राजपूतों की प्रतिष्ठा इस युद्ध से बहुत बढ़ जाती है और राजपूत जो सल्तनत है उसके खिलाफ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। इसका जो सबसे दूरगामी प्रभाव पड़ा वह यह पड़ा कि जब बाबर ने हमला किया तो बाबर को यह भरोसा हो गया कि राणा सांगा से उसे पहले निपटना होगा। अगर राणा सांगा को नहीं हटाया गया या राणा सांगा को पराजित नहीं किया गया तो वह अपने साम्राज्य की स्थापना कभी नहीं कर सकता है। तो इसका जो परिणाम हुआ वह 1527 में आनवा के युद्ध में हमको देखने को मिलता है। इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर आपस में लड़ते हैं और इसी युद्ध के बाद जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना भारत में वास्तविक रूप से होती है। तो युद्ध का यह परिणाम हो गया। घटनाएं क्या है युद्ध की, मतलब किस तरह से यह युद्ध घटित हुआ? तो जो इब्राहिम लोदी की सेना है उसने आक्रमण किया था कहाँ? मेवाड़ पर, और वहां पर राणा सांगा मौजूद थे क्योंकि इब्राहिम लोदी भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। तो उसे लग रहा था कि राणा सांगा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके साम्राज्य के अस्तित्व को ही
चुनौती दे सकते हैं। तो राणा सांगा को हराना जरूरी हो गया था, और जब राणा सांगा को हराना इसे जरूरी लगने लगा तो इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। जब इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो राणा सांगा बहुत मजबूत थे, और राणा सांगा की जो सेना है उसको उन्होंने बहुत ट्रेंड किया था। मतलब राणा सांगा की सेना बहुत प्रशिक्षित सेना थी, और जब यह युद्ध हुआ तो राणा सांगा खुद भी बहुत बड़े योद्धा थे, और राणा सांगा की जो रणनीति थी वह भी बहुत बेहतर थी। तो अंततः युद्ध हार जाता है इब्राहिम लोधी। हथौली के क्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध में राणा सांगा की सेना बुरी तरह से इब्राहिम लोदी की सेना को हराती है, और इससे जो दिल्ली सल्तनत है उसकी नींव ही एक तरह से हिल जाती है। यानी कि भय फैल गया पूरे उत्तर भारत में। अब राणा सांगा दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करेंगे, और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करके लगभग पूरे उत्तर भारत में अपनी साम्राज्यिक व्यवस्था स्थापित कर ले जाएंगे। तो एक बड़ा परिवर्तन यह होने वाला था, लेकिन हुआ क्या, लोदी की सेना हार कर वापस गई, लेकिन राणा सांगा आगे नहीं बढ़ पाए। उसका कारण भी अभी हम समझेंगे। राणा सांगा की इस विजय ने एक बड़ी शक्ति के रूप में उन्हें परिवर्तित कर दिया। उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह बहुत बढ़ गई इस युद्ध के बाद। अब हम यह समझे कि राणा सांगा की वास्तविक योजना क्या थी। अभी जैसा मैंने आपसे कहा, युद्ध की घटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। युद्ध को राणा सांगा ने जीत लिया, इसके बाद की जो घटना है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप राणा सांगा का प्लान देखिए। बहुत प्रतिभाशाली योद्धा थे, बहुत दूरदर्शी योद्धा थे, बहुत कुशल राजा थे। तब राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा जैसा योद्धा होना बहुत मुश्किल था। तो उनकी योजना क्या थी? राणा सांगा क्या चाहते थे कि जो उत्तर भारत है उस पूरे उत्तर भारत पर राजपूत शक्ति स्थापित हो जाए और राजपूतों का एक संघ बन जाए। आपने अगर पिछली वीडियोस को देखा हो तो हमने बात की थी अफगान शासन व्यवस्था की। अफगान शासन व्यवस्था क्या थी? अफगान जो योद्धा थे वह पूरे क्षेत्र को जीतते थे और उस पूरे क्षेत्र को आपस में बांट लेते थे। अपने अपने क्षेत्र में हर अफगान सेनापति या हर अफगान योद्धा अपने हिसाब से शासन चलाता था। तो कुछ इसी तरह की व्यवस्था राणा सांगा स्थापित करना चाह रहे थे। वह चाह रहे थे कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां पर राजपूत संघ स्थापित हो जाए, मतलब राजपूत आपस में मिलकर पूरे उत्तर भारत पर शासन करे। अब जो यह संघ वाली बात है इसे भी हम समझेंगे कि राणा सांगा यह संघ क्यों बनाना चाहते थे। वह चाहते तो पूरे उत्तर भारत पर अकेले अधिकार कर लेते, दिल्ली सल्तनत को पराजित करते और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर राजपूत शक्ति को स्थापित कर देते। यह संघ बनाने वाली जो बात है यह क्यों है, इससे भी आप अंदाजा लगाएंगे कि राणा सांगा की जो दूरदर्शिता है वह कितनी ज्यादा है। तो दिल्ली सल्तनत उस समय कमजोर पड़ रहा था। इब्राहिम लोदी की जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी, और इब्राहिम लोदी सबसे बड़ी चीज कर रहा था केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, जो सिकंदर लोदी के समय से प्रारंभ हो चुका था। तो सिकंदर लोदी केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था अपना रहा था, सारी शक्तियां अपने हाथों में ले रहा था। इसी व्यवस्था के साथ इब्राहिम लोदी भी आगे बढ़ता है और यही व्यवस्था वह लागू करता है। इससे विद्रोह हो जाते हैं, और हमने यह भी देखा था कि इसने अपने भाई से, किसने? इब्राहिम लोदी ने अपने भाई से जौनपुर छीन लिया था, तो वह भी विद्रोह का एक बड़ा कारण था। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली सल्तनत है वह उस समय बहुत कमजोर स्थिति में थी, और इस स्थिति का जो लाभ है वह राणा सांगा उठाना चाह रहे थे। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण यह था कि राणा सांगा को इस बात का आभास था कि अब बाहरी आक्रमण होंगे, और अगर यह बाहरी आक्रमण होंगे तो भारत की जो संप्रभुता है उस पे दिक्कत आएगी, मतलब भारत पे किसी बाहरी शक्ति का अधिकार हो जाएगा। तो वह यह कोशिश कर रहे थे कि कमजोर होती दिल्ली पर वह अपना अधिकार स्थापित कर ले और राजपूतों का संघ बनाकर पूरे उत्तर भारत पर शासन करें। मुगलों के आक्रमण यह राणा सांगा को दिख रहे थे कि निकट भविष्य में यह आक्रमण होने वाले हैं, और वह चाहते थे कि मुगल जैसे विदेशी भारत पर आक्रमण करके भारत को अपने कंट्रोल में ना ले पाए। तो यह लॉन्ग टर्म प्लान है किसका? राणा सांगा का। इसके अलावा वह कोशिश कर रहे थे कि जो राजपूत शक्ति है वह आपस में लड़ रही थी, और राणा सांगा यह कोशिश कर रहे थे कि जो यह राजपूत शक्ति आपस में लड़ रही है यह लड़े ना, एक संघ बन जाएगा। राजपूतों का जो शासन क्षेत्र है वह निर्धारित तरीके से बढ़ जाएगा और राजपूत आपस में लड़ना छोड़ देंगे। तो इससे क्या प्रेरणा थी कि जब वह इस क्षेत्र को जीतते तो राजपूतों में जो बैर भाव था वह बैर भाव शायद समाप्त हो जाता। यह भी योजना थी। अगली योजना क्या थी? जो राजपूताना की सीमा है अब वह राजस्थान के बाहर बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल जाएगी। आप ध्यान रखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है वह पंजाब में है, वह दिल्ली में है, वह गंगा यमुना के दोआब में है। तो जब इन सारे क्षेत्रों पर राजस्थान की जो शक्ति है या राजपूताना जो शक्ति है वह फैलती, तो राजपूताना का जो सीमा है वह सीमा काफी बढ़ जाती, उनकी सीमाओं का
विस्तार होता। तो यह भी प्लान था कि राजपूताना की सीमा बढ़ाई जाए और सबसे बड़ा जो प्लान था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। ऐसे जो दिल्ली सल्तनत थी जो सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहती थी। अब राजपूताना क्या चाहता था या राणा सांगा उस समय क्या चाहते थे कि एक स्वतंत्र राज्यों का मॉडल विकसित हो, मतलब जितने भी राज्य हैं वह आपस में स्वतंत्र हो और एक संघ बनाकर वह भारत में शासन करें। तो राजपूतों का संघ बन जाए, सारे राजपूत अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक के रूप में नियुक्त हो जाएं, अपने अपने क्षेत्र में सब शासन करें। जब कोई बाहरी आक्रमण हो तो यह सारे राजपूत एक हो जाएं और उस आक्रमण से निपट सकें। तो यह योजना थी किसकी? राणा सांगा की। लेकिन यह योजना फेल कर जाती है। इससे पहले हम यह समझे कि जो इतनी बड़ी योजना थी राणा सांगा की कि राजपूत एक होकर पूरे क्षेत्र पर शासन करें, ये राजपूत शासक एक क्यों नहीं हुए? क्यों राजपूतों ने नहीं चाहा कि वह एक होकर राणा सांगा के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत पर अधिकार करें? तो सबसे पहले कारण हम देखते हैं कि इनके बीच आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है। जो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वह भी बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा जो इनके व्यक्तिगत हित हैं वह भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कई सारे कारण हैं, एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले इनके आपस में द्वंद्व चल रहे थे और ईर्ष्या की भावना भी आपस में बनी हुई थी। आपस में द्वंद्व कैसे? क्षेत्रों को लेकर, संस्कृति को लेकर, धार्मिक परंपराओं को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर आपस में युद्ध चल रहे थे। किसी राजपूताना में कोई व्यवस्था चल रही थी, दूसरे राजपूताना में वह व्यवस्था नहीं चल रही थी। कई बार केवल युद्ध इसलिए हो जाते थे जब एक राजपूत शक्ति उदित होती थी, जैसे यहाँ राणा सांगा उदित हो रहे हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की सेना को हरा रहे हैं, तो लोग राणा सांगा से ही ईर्ष्या करने लगेंगे। मतलब कौन? राजपूत ही। उनको लगने लगेगा कि अब तो राजपूतों में राणा सांगा ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और उनको इस बात का भय ज्यादा होने लगेगा कि राणा सांगा उनके ही क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे। आपसी प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या यह राजपूतों में बैठी हुई थी और राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को वह अपनी स्वतंत्रता के लिए ही खतरा मानने लगे। दूसरा, वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनको कोई लीड करे। राजपूतों में यह परंपरा आपको दिखेगी लंबे समय तक। राजपूत नहीं चाहते थे कि वह किसी के अधीन हो और हर राजपूत अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहता था। और जब यह बात फैली कि राणा सांगा उनके नेता के रूप में आगे बढ़ेंगे, वह सब उनके पीछे होंगे एक तरीके से, तो राजपूतों को यह बात स्वीकार नहीं थी। इस वजह से भी राजपूतों ने समर्थन करने से मना कर दिया। दूसरे, जो दिल्ली सल्तनत के लोग हैं, चाहे वह इब्राहिम लोदी की बात है या फिर इसके बाद भी जब बाबर आएगा तब भी, या पूरी मुगल सल्तनत के दौरान, राजपूतों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों की यह नीति थी, लेकिन इससे पहले राजपूतों में इस नीति को मुगलों ने भी लागू किया और इब्राहिम लोदी ने भी लागू किया। कैसे? अभी हम वह भी समझेंगे। तो विभाजनकारी राजनीति चल रही थी। राजपूतों को आपस में ही लड़ाने की जो कोशिश थी वह कोशिश लगातार जारी थी। इससे राजपूत आपस में ही लड़ते रहे और राजपूत शक्ति कभी एक ही नहीं हुई। राजपूतों में जो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नता है वह भी बिल्कुल हमको स्पष्ट रूप से दिखती है। ऐसे, जैसा मैंने अभी बताया कि इनकी अपनी स्थानीय परंपराएं होती थी, हर राजपूताना में अलग परंपरा चलती थी। मतलब ओवरऑल कुछ सिमिलरिटी आपको मिलेगी, लेकिन जब आप बहुत ग्राउंड लेवल पर जाके देखेंगे तो राजपूताना व्यवस्था में भी आपको अंतर मिलेंगे। यह अंतर स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। दूसरा, जो स्वाभिमान की बात है, राजपूत किसी के अंडर होके काम नहीं करना चाहते थे, यानी राजपूत किसी भी प्रशासक के नीचे रहकर नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए राणा सांगा जैसे योद्धा के साथ भी वह नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह स्वतंत्र शासक है और स्वतंत्र शासक के रूप में ही रहेंगे, किसी के अंडर वह नहीं आना चाहेंगे। उसके अलावा एक कारण हम और देखते हैं, जो मुगलों की सेना थी और उससे पहले जो लोदी सल्तनत, इससे भी राजपूतों में एक भय की स्थिति भी दिखती है। मतलब राजपूतों में कुछ ऐसे शासक भी हमको दिखते हैं जो इन ताकतों से डरते हैं और उनको यह डर था कि इनके साथ मिलके रहना चाहिए या इनसे कम से कम युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुगलों से या लोदी सल्तनत के लोगों से युद्ध किया जाएगा तो वह उनके साम्राज्य के लिए ही खतरा हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत कम राजपूत हैं, लेकिन एक कारण यह भी है। इस वजह से कई बार हम यह भी देखते हैं कि इन राजपूतों ने इन बाहरी शक्तियों के साथ संधि भी की कि उनका क्षेत्र सुरक्षित रहे। बाबर से हारने के डर से भी कई लोगों ने राणा सांगा का समर्थन करने से मना कर दिया। और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ लोग खड़े नहीं होंगे, जबकि वह भारत की सुरक्षा कर रहे थे और मुगलों से या फिर
बाबर से उस समय रक्षा करना चाह रहे थे भारत की, लेकिन कोई भी राजपूत उनके साथ खड़ा नहीं होगा। तो दिल्ली सल्तनत का और मुगलों का भय भी था, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, यह सबसे बड़ा कारण था। राजपूत किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहते थे। राजपूतों के अपने स्वार्थ थे। हर कोई सत्ता पर अधिकार चाहता था। हर कोई एक बड़े साम्राज्यिक क्षेत्र को बनाना चाहता था। यह जो कारण है, यह कारण सबसे बड़ा है और इसी वजह से राजपूत सबसे ज्यादा आपस में लड़ते रहे। राजपूत अपने ऊपर किसी को भी नेता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए राणा सांगा को भी समर्थन नहीं दिया। इसके अलावा राजपूतों की जो सैन्य व्यवस्था है, वह असंगठित स्वरूप की हमको दिखती है। क्यों? कोई भी राजपूताना को लीड नहीं कर पा रहा था, यानी पूरे राजपूताना का कोई लीडर नहीं था। राजपूताना शक्ति आपस में बटी हुई थी और हर कोई अपने आप को पूरे राजपूताना का नेतृत्व करता बनाना चाहता था, यानी हर कोई एक दूसरे पर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन कोई किसी के अंडर नहीं आना चाहता था। यह व्यवस्था चल रही थी। इससे जो राजपूत है, वह बहुत छोटे छोटे राज्यों में तय हुए थे। हर राज्य की अपनी नीति थी, अपनी प्राथमिकताएं थी, अपने इंपॉर्टेंस रूल्स थे, वह सब कुछ चल रहा था। दूसरा, धर्म और राजनीति भी समझौते की स्थिति में थी। ऐसे जो दिल्ली सल्तनत, वह कहीं ना कहीं इन राजपूतों को कुछ हद तक अपने साथ जोड़ पाई थी। कई सारी ऐसी संधियां हो गई थी राजपूत राजाओं के साथ, और राजपूतों की जो परंपरा है कि एक बार वचन दे दिया तो पीछे नहीं हट सकते हैं, तो जो संधियां हुई थी इस तरीके से, उन संधियों ने भी बहुत काम किया कि लोग राणा सांगा के साथ खड़े नहीं हो पाए। और इसका अंततः हमको परिणाम दिखता है खानवा के युद्ध में, जहां पर राजा तिलहदी, जो कि रायसेन के शासक थे, ऐसे और भी बहुत सारे राजपूत शासक थे जिन्होंने बाबर का समर्थन किया। तब खानवा के युद्ध में 1527 में। तो एक तरफ जहां राणा सांगा लड़ रहे थे कि उत्तर भारत में पूरी राजपूताना व्यवस्था स्थापित हो जाए, एक संयुक्त राजपूताना राज्य स्थापित हो जाए, राजपूताना के ही लोग राणा सांगा के विरोधी से मिल रहे हैं और उसके साथ जाकर खड़े हो जा रहे हैं, और राणा सांगा का साथ तो देना ही नहीं चाहते थे। तो इससे जो राजपूत शक्ति है, वह कमजोर हो गई और राणा सांगा खानवा के युद्ध को हार गए। तो यह एक प्रमुख कारण हो गया कि राजपूत एक क्यों नहीं हुए। अब हमने जैसे पीछे चर्चा की कि बांटो और राज करो की नीति चल रही थी, और यह नीति इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों ने अपनाई। तो हमको यह समझना होगा कि राजपूतों को किस प्रकार से बांटा जा रहा था। सबसे प्रमुख कारण हम देखते हैं, राजपूतों में आपसी मतभेद हैं और इन मतभेदों को ये सुल्तान हवा देते थे, यानी एक दूसरे के खिलाफ इनको भड़काते थे और समर्थन का वादा भी करते थे कई बार कि आप दूसरे वाले राजपूत से लड़िए, हम आपके साथ हैं। फिर दूसरे वाले से लड़वाते थे। तो राजपूतों में आपसी बैर भाव बना रहे, यह लगातार ये लोग चाह रहे थे। जो राजपूत हैं, इनको व्यक्तिगत लाभ का भी प्रलोभन दिया जाता था कि आप युद्ध करिए, आपको अपने क्षेत्र में हम कोई प्रशासनिक पद देंगे, कोई बड़ा क्षेत्र उपहार में देंगे, जमीन दे देंगे। तो ये सारे वादे राजपूतों से किए जा रहे थे और इसमें कई सारे राजपूत थे जो इन प्रलोभनों में आ जा रहे थे। यहाँ राजपूतों में भी आप दो कैटेगरी देखिए। एक राजपूत जो शक्तिशाली हैं, वह किसी के अंडर नहीं आएंगे और ना ही आने की कभी कोशिश करेंगे। लेकिन राजपूतों में भी एक वर्ग ऐसा है जो व्यक्तिगत स्वार्थ को ज्यादा मान्यता दे रहा है। वह समझौते करेगा, संधियां करेगा, लाभ के लिए दिल्ली सल्तनत से, बाबर से, इन सब से जुड़ेगा भी। तो वह वर्ग भी हमको दिखेगा। तो व्यक्तिगत लाभ का जो प्रलोभन दिया जा रहा था राजपूतों को, यह भी प्रमुख कारण है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रभाव हमको दिखता है शादियों से, यानी कि विवाहों से। जो दिल्ली सल्तनत के लोग हैं और उसके बाद जो मुगल काल आएगा, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव हम इस चीज का देखेंगे। ये लोग क्या करेंगे, राजपूताना में विवाह करेंगे। वहां जब शादियां हो जाएंगी तो शादियों के बाद इनके संबंध स्थापित हो जाएंगे, रिश्तेदारी बन जाएगी, और जब रिश्तेदारी बन जाएगी तो वह रिश्तेदार मुगलों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। अकबर के केस में आप यह चीज बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो मुगलों ने यह व्यवस्था अपनाई कि राजपूतों में विवाह करो और विवाह से जो संबंध स्थापित होंगे राजपूतों से, वह बहुत शक्तिशाली होंगे। यह परंपरा भी चलती रही। बहुत सारे ऐसे विवाह हुए दिल्ली सल्तनत और राजपूताना में, जिससे राजपूत शक्ति आपस में बट गई। अब देखिए, यहाँ भी दो तरह के राजपूत होंगे। एक राजपूत जिनके वैवाहिक संबंध हैं, और जिनके वैवाहिक संबंध हैं वह नहीं चाहेंगे कि उनके रिश्तेदार, यानी यहाँ लोधी वंश के लोग और सबसे ज्यादा मुगल, तो वह नहीं चाहेंगे कि इनका कोई नुकसान हो। वैवाहिक संबंध है क्योंकि। और वहीं दूसरी तरफ
ऐसे राजपूत जो इन्हें अपना खतरा मानेंगे, वह राजपूत क्या करेंगे, इनका नुकसान करना चाहेंगे। इसका मुगलों का या फिर इब्राहिम लोदी का। तो अब अंततः क्या होगा, इन दो राजपूतों के बीच ही कहीं न कहीं द्वंद्व हो जाएगा, यानी इनमें आपसी बैर भाव पैदा हो जाएगा। अब यह राजपूत बट गए। यही नीति है, बांटो और राज करो। तो राजपूत इस तरह से बट गए। दूसरे हम यह भी देखते हैं कि बहुत सारे दबाव भी डाले गए। मुगल साम्राज्य के लोग जब शक्तिशाली होने लगेंगे तो वह यह कोशिश करेंगे कि दबाव डाले राजपूतों पर, आपके क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे, आपके क्षेत्र को लूट लेंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती थी जब अत्याचार की बात होती थी, यानी महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार की बात आती थी कि अगर आप नहीं माने तो आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके आपके यहाँ की महिलाओं को, आपके यहाँ के बच्चों को, इन सब को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करेंगे। जो जौहर की घटनाएं होंगी, वह जौहर की घटनाएं हमको दिखेंगी राजपूताना में मुगल काल के दौरान भी। तो यह भी एक कारण है। तो इन सब से हम देख पाते हैं कि अंततः जो राजपूत है वह आपस में विभाजित हो जाते हैं। एक होकर कभी भी ना तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ, मतलब ना दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, ना मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े होते हैं और राजपूत शक्ति बढ़ जाती है। अब आप इसको जब मेंस में इस्तेमाल करेंगे या इंटरव्यू में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप शायद ज्यादा क्लियरिटी के साथ चीजों को डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको डिटेल से यह रीजन पता है कि राजपूत एक हो क्यों नहीं रहे थे। अभी हम इसको और डिटेल से समझेंगे, यानी जो राजपूताना व्यवस्था है उसको हम और डिटेल से समझेंगे। तब हम यह भी समझेंगे जो राजपूतों की परंपरा है, उस परंपरा में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं भी थी कि यह लोग आपस में नहीं जुड़ पा रहे थे, तो राजपूतों को बांट दिया गया। ये जो आपका खतौली का युद्ध है, इस पर इतिहासकार क्या कहते हैं, यानी इतिहासकारों का क्या मत है कि इस युद्ध का कारण, इस युद्ध का परिणाम और इस युद्ध का जो दूरगामी प्रभाव है वह क्या हुआ और क्या हो सकता था, उस पर इतिहासकार क्या कहते हैं। तो यह युद्ध हुआ 1517 में। डेट आपको याद हो गई होगी। इतिहासकार यह मानते हैं कि जो राजपूत एकता है उसकी विफलता का यह कारण है। ऐसे जब यह युद्ध हुआ खतौली वाला, इसके बाद क्या प्लान था कि दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया जाएगा। और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने का मतलब पूरे उत्तर भारत में अधिकार, और पूरे उत्तर भारत में अधिकार का मतलब राजपूताना व्यवस्था जो है वह पूरे उत्तर भारत में स्थापित हो जाएगी। यह प्लान था, लेकिन राजपूत एक हुए ही नहीं। खतौली का युद्ध तो एक शुरुआत थी, वास्तविक लक्ष्य यह था कि दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करना है, लेकिन राजपूत एक हुए ही नहीं। और इससे इस बात को उजागर कर दिया गया, या यह बात उजागर हो गई कि राजपूत आपस में नहीं मिल सकते। इतिहासकार इस तरह के तर्क देते हैं कि राजपूतों की जो व्यवस्थाएं हैं वह ऐसी थी कि राणा सांगा ने चाहे जितनी कोशिश की वह उनको एक नहीं कर पाए। उनके आपसी मतभेद, व्यक्तिगत स्वार्थ, यह सब कुछ इतने हावी थे कि राजपूत एक नहीं हुए। के आजाद जैसे इतिहासकार कहते हैं कि इस योजना ने पूरी तरह से विफलता दिखाई, यानी राणा सांगा की जो योजना थी वह योजना पूरी तरह से फेल कर गई। राजपूत एक नहीं हो पाए। और इसके बाद तो हम और देखते हैं कि राजपूत और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब राणा सांगा एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरेंगे तो जो राजपूत हैं वही उनके शत्रु बन जाएंगे। राजपूतों को यह लगने लगेगा, मतलब जो अन्य राजपूत हैं, कि राणा सांगा तो शक्तिशाली हो रहे हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि राणा सांगा उनके क्षेत्र पर अधिकार कर ले, तो कौन कहे कि मिलकर दिल्ली से लड़े, वह आपस में ही लड़ने लगेंगे और युद्ध अब तो और ज्यादा होने लगेंगे। तो संघर्ष प्रारंभ हो गया। जहां चाहते थे राणा सांगा कि सब एक होकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करें। तो एक विफलता है। दूसरा, जो इब्राहिम लोदी की रणनीति है, इतिहासकार मानते हैं कि इब्राहिम लोदी अपनी रणनीति में कुछ हद तक सफल हो गया। रणनीति क्या थी उसकी? बांटो और राज करो, राजपूतों को आपस में लड़ाओ। तो भले ही युद्ध राजपूत जीत गए, यानी राणा सांगा जीत गए, लेकिन जो रणनीति है, जो दूरगामी प्रभाव है, उस पर इफेक्ट ज्यादा इब्राहिम लोदी का दिखेगा। मतलब योजना सफल हो गई इब्राहिम लोदी की, युद्ध जीते राणा सांगा। तो इब्राहिम लोदी की जो योजना है वह योजना सफल हुई और राजपूत और ज्यादा आपस में लड़ने लगे। दीन मोहम्मद जैसे इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि जो लोदी का मुख्य उद्देश्य था कि राजपूत आपस में लड़ते रहे और लड़कर लगातार कमजोर होते रहे, इस युद्ध के बाद उसकी योजना और प्रभावशाली तरीके से काम करने लगी। राजपूत अब आपस में और ज्यादा लड़ने लगे और यही रणनीति, आपस में लड़ाने की यह रणनीति बाबर ने भी अपनाई और राजपूत उस रणनीति पर भी आपस में लड़ते रहे। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इस बात को भी समर्थन देते हैं कि जो यह युद्ध हुआ राणा सांगा, अगर राणा सांगा युद्ध ना करते, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा
कि यह युद्ध करके राणा सांगा ने शायद कोई गलती कर दी, लेकिन अगर राणा सांगा यह युद्ध ना करते तो आक्रमण तो इब्राहिम लोदी ने किया था, तो इब्राहिम लोदी राणा सांगा के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता। तो राणा सांगा की जो वीरता है, उनकी जो नीतिगत कुशलता है, कूटनीति है, उस सब की प्रशंसा इतिहासकार भी करते हैं। वह कहते हैं कि राणा सांगा ने जिस तरह से युद्ध लड़ा और जिस तरह से दिल्ली सल्तनत को हराया युद्ध में, वह कोई साधारण बात नहीं थी। तो राजेंद्र शर्मा जैसे इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं और वह कहते हैं कि जिस तरह से राणा सांगा ने युद्ध लड़ा, दिल्ली सल्तनत को हरा पाना इतना आसान नहीं था जो राणा सांगा ने करके दिखाया। इसी तरह का समर्थन यदुनाथ सरकार भी कहते हैं। वह कहते हैं कि राणा सांगा एक बहुत संघर्षशील योद्धा थे, उनकी जो नीतियां हैं वह बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन वह यह बात भी कहते हैं कि शायद जो राजपूतों के बीच विवाद है, उनके जो अपने स्वार्थ हैं, वह इतने हावी हैं कि जिनका अंदाजा राणा सांगा भी ठीक से नहीं लगा पाए। तो एक तरफ राणा सांगा की व्यक्तिगत योग्यता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वहीं वह स्थिति को दोष देते हैं कि वहां पर स्थिति ऐसी थी कि राणा सांगा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और शायद ठीक से अनुमान भी नहीं लगा पाए कि स्थिति किस तरह की बनी हुई है। कुछ लोग यह कहते हैं कि जो यह युद्ध हुआ वह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, क्योंकि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों प्रभाव हमको दिखते हैं। राजपूत युद्ध लड़ रहे थे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए, और इसलिए लड़ रहे थे कि एक विदेशी शक्ति, मतलब जो लोदी वंश है वह अफगान का है, यानी विदेशी शक्ति है, तो एक विदेशी शक्ति उनके क्षेत्र पर अधिकार ना कर ले, इसलिए राजपूत लड़ रहे थे। अपनी पहचान बचाने के लिए राजपूत लड़ रहे थे। और यहाँ सबसे ज्यादा बात हो रही है राणा सांगा, क्योंकि अगर इब्राहिम लोदी एक बार राणा सांगा को पराजित करके राजस्थान के क्षेत्र में घुस जाता तो वहां पर उसको संसाधन भी बहुत मिलते और जो छोटे राजपूत हैं उनको हरा पाना शायद ज्यादा आसान भी हो जाता। एक बहुत बड़े बैरियर का काम किया राणा सांगा ने और राजपूताना में प्रवेश करने से रोक दिया इसे इब्राहिम लोदी को। तो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव है उसे बचाना चाहते थे राजपूत। सुहेल मलिक जैसे इतिहासकार भी इस बात का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि एक तरफ जो दिल्ली सल्तनत वह इस्लाम की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा था और जो राजपूत हैं वह अपनी धार्मिक व्यवस्था, अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को बचा रहे थे। यानी राजपूत एक तरह से अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे थे, वहीं जो दिल्ली के सुल्तान है वह इस्लाम के नाम पर राजपूताना में हमला कर रहे थे। यानी राजपूताना का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था इस आक्रमण के द्वारा। तो यह भी इतिहासकारों का मत है। और क्या कहते हैं इतिहासकार? वह कहते हैं कि जो यह युद्ध हुआ वह राजपूतों के लिए ज्यादा कठिन था। यानी राणा सांगा ने जो यह युद्ध किया, युद्ध उनके लिए ज्यादा कठिन था, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत है उसके पास संसाधन ज्यादा, वहीं सैन्य शक्ति भी दिल्ली सल्तनत के पास ज्यादा थी। तो युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो वहां पर राणा सांगा की सेना उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, या हम कहे उतनी ज्यादा संसाधनों के साथ नहीं थी जितनी दिल्ली सल्तनत की थी। लेकिन राजपूताना के योद्धा थे, वह इतने बहादुर थे कि राणा सांगा के नेतृत्व में उन्होंने इब्राहिम लोदी की सारी सेना को पराजित कर दिया और इब्राहिम लोदी की सेना को भागना पड़ा। तो इतिहासकारों में जैसे विश्नोई हैं, पंडित राम नारायण है, वह कहते हैं कि राणा सांगा की सेना भले ही कमजोर, उसकी जो रणनीति थी वह भले ही उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी रणनीति के साथ इब्राहिम लोदी आया था, लेकिन उनकी वीरता, उनके सैन्य नेतृत्व, इन क्षमताओं ने इतना बेहतर बना दिया कि राणा सांगा ने यह युद्ध जीत लिया। तो कमजोर परिस्थिति में भी राणा सांगा ने जो प्रतिभा दिखाई, वह प्रतिभा इतिहासकारों के जो शब्द हैं उनमें स्पष्ट रूप से दिखती है। तो यह सारे इतिहासकारों के मत है। अब हम देखें एक जो विचार है, वह विचार क्या है? अगर राजपूत एक हो गए होते तो भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? यानी राणा सांगा की जो योजना, अगर वह योजना सफल हो जाती तो क्या प्रभाव पड़ता पूरे भारत पर, या कम से कम उत्तर भारत की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था पर? क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत हो, चाहे बाबर हो या उसके बाद के आक्रमणकारी, उन सब के साथ एक विचारधारा जुड़ी थी, इस्लाम की विचारधारा। वहीं जो भारतीय योद्धा हैं उस समय, हम कहे जो राजपूताना है, वह भारतीय संस्कृति के लिए भी लड़ रही थी। तो अगर राणा सांगा युद्ध जीतने के बाद राजपूतों को एक कर पाए होते और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर पाए होते तो क्या प्रभाव पड़ता इसका इतिहास में? सबसे पहला प्रभाव कि जो इब्राहिम लोदी की सत्ता है वह सत्ता समाप्त हो सकती थी। यानी अगला प्लान क्या था? इस युद्ध में हराने के बाद राणा सांगा राजपूतों को एक साथ लेकर दिल्ली पर आक्रमण करते और दिल्ली पर राजपूताना व्यवस्था स्थापित कर देते। तो अगर ऐसा हुआ होता
तो दिल्ली सल्तनत पर बाबर नहीं बल्कि राणा सांगा गद्दी पर बैठते, यानी लोधी वंश के बाद राजपूताना स्थापित होता दिल्ली सल्तनत पर। जदुनाथ सरकार, सीवी वैद्य, ये सारे इतिहासकार यह मानते हैं अगर यह एकता स्थापित हुई हो तो दिल्ली सल्तनत खतरे में आ जाती, यानी इब्राहिम लोदी की सत्ता ही खतरे में आ जाती और वहां राजपूताना राज्यों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता। तो एक प्रभाव यह हो जाता कि दिल्ली सल्तनत पर राजपूतों का अधिकार हो जाता। दूसरा क्या होता? सबसे बड़ा प्रभाव, बाबर शायद आक्रमण नहीं कर पाता, क्योंकि बाबर ने आक्रमण भी शायद इसीलिए किया था क्योंकि इब्राहिम लोदी यह युद्ध हारा था। यह आप ध्यान रखेंगे, घटौली का युद्ध जब इब्राहिम लोदी हारा तो उसके संसाधन तो गए, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा गई, यानी दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा गई। दिल्ली सल्तनत को पराजित किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ, बहुत कम संसाधनों के साथ। यह बात फैल गई, तो इसी कारण से बाबर ने भी आक्रमण किया। और अगर राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत दिल्ली पर अधिकार कर लेते तो बाबर का आक्रमण ही शायद ना होता, और जब बाबर का आक्रमण ना होता तो पानीपत का युद्ध ना होता, पानीपत का युद्ध ना होता, भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित ना होता। तो यह बात भी करते हैं इतिहासकार। इनमें हमें राजेश शर्मा, कृष्णमूर्ति जैसे इतिहासकार मिलते हैं और वह कहते हैं कि अगर राजपूत एक हो गए होते तो बाबर का आक्रमण ना होता, और अगर आक्रमण होता भी तो राजपूत उसको नाकाम कर देते। तो यह विचार भी है। अगला विचार, इससे क्या होता? जो राजपूत शक्ति है वह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदित हो जाती, यानी पूरे उत्तर भारत में राजपूताना व्यवस्था स्थापित हो जाती। रघुवीर सिंह जैसे इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि अगर राजपूत एक साथ राज्य, राजनीति, संयुक्त शासन व्यवस्था उसके साथ आते तो भारत में नया साम्राज्य स्थापित हो जाता। तो राजपूत शक्ति एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदित हो सकती थी अगर राजपूत एक हो गए होते। अगला प्रभाव, जो राजपूतों के आपसी मतभेद है वह मतभेद भी शायद समाप्त हो जाते, और वह मतभेद भी शायद कम हो जाते अगर राजपूत एक हुए होते, क्योंकि राजपूतों में जो आपसी मतभेद है और जो राजनीतिक संघर्ष है वह बहुत है। और रामनारायण और दीन मोहम्मद जैसे इतिहासकार कहते हैं कि राजपूतों की जो वास्तविक समस्या है वह क्या है? उनकी एकता। और अगर वह एक हुए होते, उनमें जो आपसी द्वंद्व है वह द्वंद्व ना होते। कृष्णाचंद्र भी इसी बात का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं जो पारिवारिक स्पर्धाएं हो रही थी, जो परंपरागत दुश्मनी चल रही, वह दुश्मनी भी शायद रुक जाती। अब यहाँ आप देखेंगे राजपूतों में वंश दर वंश युद्ध चलते थे, मतलब एक वंश ने युद्ध प्रारंभ कर दिया, कई पीढ़ियों तक वह युद्ध चलता था। तो यह कह रहे हैं कि यह युद्ध ना हुए होते अगर राजपूत एक हो गए होते, तो संघर्ष की जो संभावनाएं हैं वह कम हो जाती, और अंततः जो परिणाम होता कि दिल्ली पर राजपूताना व्यवस्था अधिकार कर लेती। अब हम यह समझें ऐसे क्या मुद्दे हैं राजपूतों में जो वह आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं। हमको इन मुद्दों को भी ठीक से समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे। नहीं तो आपको एक एंगल से लगेगा कि राजपूत कितने गलत हैं, क्यों नहीं आपस में एक हुए, एक हो गए होते, दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करते, बाबर का आक्रमण ना होता, मुगल साम्राज्य स्थापित ना होता, पूरे उत्तर भारत में राजपूताना व्यवस्था होती। तो हमें इन मुद्दों को भी समझना होगा कि राजपूतों में वास्तव में मुद्दे क्या थे। तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं वह देखते हैं। एक तो इनमें क्षेत्रीय संघर्ष है, दूसरा सत्ता का संघर्ष है। राजपूतों में क्षेत्रीय विवाद बहुत ज्यादा है और इससे सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहे हैं बार बार। इनकी जो सीमाएं हैं वह सीमाएं भी एक दूसरे से लगती हुई थी, तो शक्ति के लिए संघर्ष चल रहे थे। एक बहुत स्पष्ट कारण हमको यह दिखता है कि सीमा विवाद है, और उन सीमा विवादों के कारण आपस में युद्ध हो रहे हैं। जैसे जब हम राणा सांगा को भी देखते हैं जो कि मेवाड़ के हैं, और वहीं हम देखते हैं राव चंद्रसेन को जो मारवाड़ के हैं, इनके बीच भी युद्ध चल रहा था। यानी राणा सांगा ने युद्ध छेड़ा चंद्रसेन के खिलाफ, क्यों? क्योंकि आपस में इनके क्षेत्रीय विवाद थे। तो यह क्षेत्रीय विवाद इतने गहरे थे कि यह युद्ध नहीं रुक रहे थे। दूसरा, इनके बीच जो पारिवारिक प्रतिस्पर्धाएं हैं और जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं हैं, यानी किस वंश के बाद किस वंश का शासन होगा, एक तो यह व्यवस्था। दूसरा, परिवारों में वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा, यह व्यवस्था भी दिख रही थी। तो परिवारों में जब उत्तराधिकार की समस्या आती थी तो भी द्वंद्व होते थे, और इनमें जो बांटो और राज करो की राजनीति थी वह राजनीति ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करती थी। जिसको उत्तराधिकार नहीं मिलता था वह कहीं ना कहीं बट जाता था। तो यह कारण भी हमको दिखता है। इसमें अगर आप देखें तो जैसे जयपुर के जो शासक हैं सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा मानसिंह, इनके बीच भी तो उत्तराधिकार का ही द्वंद्व था। तो उत्तराधिकार के द्वंद्व के कारण भी आपस में लड़ रहे थे। अगला कारण, आपसी विभाजन।
ऐसे इनमें वैचारिक मतभेद थे, व्यक्तिगत स्वार्थ थे, पारिवारिक कारण थे। इन सब के कारण वह एक दूसरे से लड़ रहे थे। जो बाहरी आक्रमण है, इनसे निपटने में ये लोग असमर्थ हो गए। इससे क्यों? एकजुट हुए नहीं, और एकजुट ना होने के कारण यह आपस में ही लड़ते रहे, और उस लड़ाई का जो परिणाम हुआ कि जो बाहरी शक्तियां हैं वह भारत पर अधिकार कर पाई। तो राजपूतों के जो आपसी मुद्दे हैं, वह आपसी मुद्दे इतने गहरे हैं कि राजपूत एक शायद हो ही नहीं पाते, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी चीज आप ध्यान रखेंगे, राजपूतों का अपना व्यक्तित्व। किसी भी हालत में राजपूत किसी दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते थे। तो यह सारे मुद्दे इतने गहरे थे कि इससे राजपूत निपट नहीं पाए और आपस में ही लड़ते रह गए। राजपूतों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भारी कमी थी। जब राणा सांगा ने युद्ध जीत लिया और राणा सांगा चाहते थे कि सब लोग मिलकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लें, तो लोगों को यह लग रहा था, यानी कि राजपूताना को यह लग रहा था कि राणा सांगा खुद ही नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ जाएंगे। मतलब उन सबकी शक्ति कमजोर हो जाएगी और राणा सांगा ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे अगर दिल्ली सल्तनत पर राजपूताना व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो यह भय भी राजपूतों में बना हुआ था। एकजुटता इनमें स्थापित ही नहीं हो पा रही थी, और इनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ वह लगातार बने हुए थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजपूतों की जो समस्या है, वह समस्या अपनी जगह भी बहुत गहरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि कुछ राजपूत नेता ऐसे निकलेंगे जो कोशिश करेंगे कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उनमें वह बड़ा परिवर्तन करें, लेकिन अन्य राजपूतों का उन्हें समर्थन नहीं मिलता है। और उसके भी अपने कारण है कि राजपूत आपस में एक दूसरे को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, राजपूतों में वंशावलियां चलती थी। जैसा हमने पहले बात की है कि इनमें चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निकुल, तो इस तरह से वंशज चलते थे। इन वंशजों में भी कौन सबसे श्रेष्ठ है, इस बात की प्रतिस्पर्धा चलती थी। तो आपस में लड़ने को इनके पास बहुत सारे कारण, लेकिन उन कारणों का अंतिम परिणाम यह हुआ कि राजपूत एक नहीं हुए और भारत में मुगल शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे राजपूत आपस में लड़ते रहे, कैसे राणा सांगा युद्ध जीतकर भी वैचारिक रूप से युद्ध को हार गए। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी परीक्षा के लिए यह काफी उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।